स्वागत है। आज हम एक किताब के सारांश पर एक बहुत गहरी और शांत बातचीत करने वाले हैं। ये बातचीत उस उम्र के बारे में है जिससे हम सब गुजरे हैं, किशोर अवस्था यानी टीनेज। और आज की चर्चा का आधार एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। क्या टीनेज का मुश्किल, दर्द भरा और उलझनों से भरा होना एक कुदरती नियम है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो हमारा समाज हमें सुनाता आया है? इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज से लगभग 100 साल पहले एक 23 साल की रिसर्चर एक अनजान द्वीप पर निकल पड़ी थी। उनका नाम था मार्गरेट मीड और उनकी किताब थी कमिंग ऑफ एज इन समोआ। उन्होंने जो खोजा उसने दुनिया की सोच को हिला कर रख दिया। चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सारांश की शुरुआत कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंकाने वाले सवालों से होती है। सवाल ये है कि क्या किशोरावस्था सच में इतनी दर्दनाक होती है जितना हमें बताया गया है? क्या हर बच्चे को बड़ा होते समय डर, उलझन, शर्म और गुस्से से गुजरना ही पड़ता है? ये सवाल सुनने में बहुत सीधे लगते हैं, पर हैं बहुत गहरे, है ना? ये हमें उस चीज पर दोबारा सोचने को मजबूर करते हैं जिसे हम नॉर्मल मानकर बैठ गए हैं। हम सब ने अपने आसपास देखा है या शायद खुद महसूस किया है कि टीनेज एक तूफानी दौर होता है। हम इसे जिंदगी की एक सच्चाई मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल। हम कहते अरे ये तो इस उम्र में होता ही है। बिल्कुल, लेकिन ये सवाल हमें रोक कर पूछता है, क्या सच में ऐसा होना जरूरी है, या हमने बस इसे मान लिया है क्योंकि हमारी फिल्मों में, कहानियों में, हमारे घरों में हमेशा यही दिखाया और सुनाया गया है? मतलब क्या ये बायोलॉजिकल है या कल्चरल? ये हमारे शरीर की वजह से होता है या हमारे समाज की वजह से? तो आप कह रही हैं कि ये जो टीनेज का पूरा ड्रामा है, ये शायद कुदरती नहीं बल्कि समाज का बनाया हुआ हो सकता है। यही सवाल मार्गरेट मीड के मन में भी था। वो सिर्फ किताबों में लिखे जवाबों से खुश नहीं थीं, उन्हें अपनी आंखों से सच्चाई देखनी थी। इसीलिए 1925 में, जब वो सिर्फ 23 साल की थीं, वो एक बहुत हिम्मत भरा कदम उठाकर अमेरिका से बहुत दूर समोआ के द्वीपों पर पहुंच गईं। और उन्होंने समोआ को ही क्यों चुना? ये भी एक अहम सवाल है। ये बहुत जरूरी सवाल है। उन्होंने समोआ को इसलिए चुना क्योंकि वो एक ऐसी जगह की तलाश में थी जहां पश्चिमी दुनिया यानी अमेरिका और यूरोप का असर ना के बराबर हो। वो एक तरह से एक टाइम मशीन में बैठकर एक ऐसे समाज को देखना चाहती थी जो बाहरी दुनिया के दबावों से बिल्कुल अछूता हो। वो ये परखना चाहती थी कि अगर समाज की बनावट अलग हो तो क्या बड़े होने का अनुभव भी अलग होता है। और वहां उन्होंने जो देखा वो उनके लिए और बाद में पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि समोआ के किशोरों में वो घबराहट, वो बेचैनी, वो गुस्सा था ही नहीं जिसे पश्चिमी समाज नॉर्मल टीनेज प्रॉब्लम कहता है। उन्होंने पाया कि एक लड़की के शरीर में बदलाव तो वैसे ही हो रहे थे जैसे दुनिया में कहीं भी होते हैं, लेकिन उन बदलावों को लेकर उसके मन में कोई तूफान नहीं था, कोई डर, कोई शर्म, कोई बेचैनी नहीं थी। वो बड़े होने की प्रक्रिया को बहुत शांति और सहजता से अपना रही थी। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब शारीरिक बदलाव तो एक जैसे हैं, पर मानसिक असर बिल्कुल अलग। यही यही मीड के लिए सबसे बड़ी खोज थी, और यहीं से उनका सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ। अगर बायोलॉजी यानी शरीर का विज्ञान हर जगह एक जैसा है, तो साइकोलॉजी यानी मन का विज्ञान इतना अलग क्यों? एक समाज में बड़ा होता बच्चा इतना डरा हुआ और उलझा हुआ क्यों है, और दूसरी जगह वही बच्चा इतना शांत और संतुलित क्यों है? इसी एक सवाल के जवाब की तलाश ने उनकी इस मशहूर किताब को जन्म दिया। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मीड ने वहां लगभग 9 महीने बिताए। वो 9 से 20 साल की लड़कियों के साथ रहीं, उनके साथ उठी बैठी, उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देखा। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई लैब में होने वाला वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था जहां लोगों को शीशे के पीछे से देखा जाता है। ये जिंदगी को उसके स्वाभाविक रूप में जीने और महसूस करने की कोशिश थी। उन्होंने लड़कियों की बातें सुनी, उनके रिश्तों को समझा, और सबसे जरूरी उनकी भावनाओं को महसूस किया। वो उनकी दोस्त बनकर उनके बीच रहीं। और इस गहरी समझ से धीरे धीरे परतें खुलने लगीं। पहली सच्चाई जो सामने आई वो ये थी कि समोआ में किशोरों पर भविष्य का बोझ नहीं डाला जाता था। इस बात का मतलब क्या है, इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। इसका मतलब है कि वहां किसी 15-16 साल के बच्चे से ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो अभी से तय कर ले कि उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर। उस पर कुछ बनकर दिखाने का कोई सामाजिक दबाव नहीं था। जबकि हमारे समाज में तो ये दबाव बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। 10वीं क्लास से ही पूछा जाने लगता है, आगे क्या करोगे, कौन सी स्ट्रीम लोगे। बिल्कुल। समोआ में बच्चों को खुद को खोजने का,
अपनी रफ्तार से चीजें सीखने का समय और आज़ादी दी जाती थी। और अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती तो उसे जिंदगी का अंत या कोई बड़ा पाप नहीं माना जाता था। उसे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा समझा जाता था। वहां मतलब नाकामी का डर नहीं था। और सारांश में एक और बहुत अहम बात बताई गई है, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। वहां की सोच ये थी कि बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं होता, बल्कि पूरा समाज, पूरा गांव उसे संभालता है। आज के ज़माने में हम इसे कम्युनिटी सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट कहते हैं ना। इसका मतलब है कि जब कोई बच्चा किसी बात से परेशान है, उलझन में है या डरावा है, तो सिर्फ उसके माँ बाप ही नहीं बल्कि चाचा, चाची, पड़ोसी, गांव के बड़े बुजुर्ग सब उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। उसकी समस्या सिर्फ उसकी अपनी नहीं बल्कि पूरे समाज की बन जाती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है हाँ। कि पूरा गांव बच्चे को संभालता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पर नजर भी ज्यादा रखी जाती थी, उसकी आजादी कम हो जाती होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मीड ने पाया कि वहां नजर रखना और सहारा देने में फर्क था। वहां का समाज दखल देने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए आगे आता था। वो एक सुरक्षा जालिक, वो सेफ्टी नेट जैसा था, जेल जैसा नहीं। जबकि हमारे आज के शहरी समाज में परिवार छोटे हो गए हैं और बच्चे को अपनी लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ कोई 100 साल पुरानी बात नहीं है। सारांश में बताया गया है कि 2021 में अमेरिका और यूरोप में हुई स्टडीज ने भी इसी बात को साबित किया है। जिन किशोरों को परिवार और समाज का मजबूत सहारा मिलता है, उनके मन में डिप्रेशन और एंजाइटी यानी डर और चिंता बहुत कम होती है। यानी आज का विज्ञान भी उसी बात पर मोहर लगा रहा है जो मार्गरेट मीड ने महसूस किया था। भावनात्मक सहारा मिलना किसी भी इंसान और खासकर एक किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन की तरह है। तो ये तो हुई पहली वजह, समाज का सहारा। लेकिन मीड ने एक और वजह ढूंढी जो उस जमाने के पश्चिमी समाज के लिए और शायद आज हमारे लिए भी बहुत चौंकाने वाली थी। और वो क्या थी? सेक्स को लेकर उनका नजरिया। सारांश बताता है कि पश्चिमी समाज में और हमारे अपने समाज में भी ये विषय अक्सर शर्म, डर और चुप्पी से जुड़ा होता है। हाँ, इस बारे में बात करना आज भी बहुत मुश्किल माना जाता है। और जब सवाल पूछने को ही गलत मान लिया जाए तो मन में भ्रम और डर ही पैदा होगा। बिल्कुल। बच्चा महसूस करने लगता है कि उसके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं या मन में जो सवाल आ रहे हैं वे शायद गलत हैं। वो खुद को दोषी मानने लगता है। अधूरी या गलत जानकारी इस डर को और बढ़ा देती है। लेकिन मीड ने देखा कि समोआ में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां इस विषय को न तो छुपाया जाता था और न ही इसे कोई बहुत बड़ी सनसनीखेज चीज बनाया जाता था। इसे जिंदगी का एक स्वाभाविक, एक कुदरती हिस्सा माना जाता था, जैसे खाना, सोना या सांस लेना। और इसका नतीजा ये होता था कि बच्चों के मन में इस विषय को लेकर कोई बेवजह का डर या शर्म नहीं होती थी। उन्हें सही और संतुलित जानकारी अपने बड़ों से, अपने समाज से ही मिल जाती थी। इससे उनका मानसिक संतुलन बना रहता था। वो अपने शरीर में हो रहे बदलावों से डरते नहीं थे बल्कि उन्हें समझते थे और स्वीकार करते थे। और आज का विज्ञान भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। सारांश बताता है कि 2020 के बाद भारत, यूरोप और अमेरिका में हुई कई स्टडीज यही कहती हैं कि जब बच्चों की जिज्ञासा को दबाया जाता है तो उनके मन में डर और अपराध बोध बढ़ता है। लेकिन जब उन्हीं सवालों का जवाब सही और सरल ढंग से समझाया जाता है तो मन शांत और स्वस्थ रहता है। तो इन सब बातों को, वहां का शांत माहौल, भविष्य का कोई दबाव नहीं, पूरे समाज का सहारा और सेक्स को लेकर एक खुला और सहज नजरिया, इन सब को जोड़ने के बाद मार्गरेट मीड एक बहुत ही क्रांतिकारी और चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचती हैं। क्या? कि समोआ के बच्चे अलग होते हैं? नहीं, उससे भी गहरा। वो कहते हैं कि बच्चे नहीं, हम गलत हैं। उनका निष्कर्ष था किशोरावस्था अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्या वो समाज है जो इस उम्र को एक बोझ बना देता है। ये सोचने वाली बात है कि हम हमेशा बच्चों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि शायद हमें समाज को ठीक करने की जरूरत है। यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार है। ये किशोरावस्था की मुश्किलों का दोष बच्चे के हार्मोन्स या उसकी उम्र पे नहीं डालता, बल्कि समाज की बनावट और उसकी उम्मीदों पर डालता है। ये कहता है कि हमें बच्चे को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने नजरिए को, अपनी रोक-टोक को और अपने बनाए हुए दबावों को बदलने की जरूरत है। लेकिन मीड की ये बातें लगभग 100 साल पुरानी है। आज का किशोर तो समोआ के शांत द्वीप पर नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक की तूफानी दुनिया में जी रहा है। आज के जमाने में इन बातों का क्या मतलब है? और ये बहुत बड़ा फर्क है। आज का दबाव शायद मीड के सोचे हुए दबाव से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। पहले के समय में आपकी तुलना शायद सिर्फ मोहल्ले के शर्मा जी के लड़के से होती थी, है ना? आज आपकी तुलना दुनिया के सबसे कामयाब, सबसे अमीर, सबसे खूबसूरत इंसान से हो रही है।
और वो भी 24 घंटे आपकी जेब में रखे फोन पर। और आप सिर्फ उनकी कामयाबी की तस्वीरें देख रहे हैं, उनके पीछे का संघर्ष, उनकी नाकामियां नहीं। तो जाहिर है एक किशोर को यही महसूस होगा कि मुझ में ही कोई कमी है, बाकी सब कितने खुश और सफल हैं। सारांश में दिल्ली और मुंबई में 2022 से 2024 के बीच हुई स्टडीज का भी जिक्र है। ये स्टडीज बताती हैं कि आज के किशोरों में खुद को लगातार कम महसूस करने की भावना बहुत बढ़ गई है और यही भावना उनके अंदर चिंता और तनाव को जन्म दे रही है। तो इसका मतलब मार्गरेट मीड की किताब आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हाँ, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि समस्या टेक्नोलॉजी में नहीं, सहारे की कमी में है। अगर समाज का ढांचा सहारा देने वाला हो, अगर परिवार में खुलकर बात होती हो, तो किशोरावस्था डरावनी नहीं होगी, चाहे मोबाइल हो या सोशल मीडिया। ये किताब माता पिता से भी एक बहुत सीधी और साफ बात कहती है। बच्चों पर ज्यादा रोक टोक लगाना उन्हें नहीं संभालता, बल्कि उनके साथ एक दोस्त की तरह संवाद करना, उनकी बातों को बिना जज किए समझना उन्हें संभालता है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, सारांश में 2023 में जर्मनी के बर्लिन शहर में हुई एक पेरेंटिंग स्टडी का जिक्र है। उस स्टडी में साफ तौर पर पाया गया कि जिन परिवारों में माता-पिता और बच्चों के बीच खुलकर बातचीत होती है, जहां बच्चे अपनी परेशानियां बताने से डरते नहीं हैं, उन परिवारों के बच्चे भावनात्मक रूप से ज्यादा संतुलित और मजबूत होते हैं। तो अंत में ये साफ हो जाता है कि कमिंग ऑफ एज इन समोआ सिर्फ समोआ द्वीप की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। ये किताब किशोरों को दोष नहीं देती। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हम सब से, यानी समाज से, माता पिता से, शिक्षकों से एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है। सवाल ये है कि क्या हम सच में बच्चों को समझने की कोशिश कर रहे हैं या हम ही अपनी उम्मीदों के बोझ से उन्हें तोड़ रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं, अगर उन्हें दोहराया जाए, तो पहली और सबसे जरूरी बात यही है, किशोरावस्था अपने आप में कोई बीमारी या समस्या नहीं है। सही कहा। हमने अपनी उम्मीदों से, अपने डरों से और लगातार दूसरों से तुलना करने की आदत से इसे एक मुश्किल और दर्द भरा दौर बना दिया है। ये एक मानव निर्मित समस्या है, कुदरती नहीं। और दूसरी बड़ी सीख यह है कि सहारा बहुत बड़ी चीज है। जब किसी बच्चे को ये महसूस होता है कि वो अपनी उलझनों में अकेला नहीं है, तो उसका मन अपने आप शांत होने लगता है। उसे बस ये भरोसा चाहिए होता है कि कोई है जो उसे बिना जज किए समझेगा, उसकी बात सुनेगा और उसका साथ देगा, चाहे वो दोस्त हो, माता पिता हो या कोई टीचर। ये भरोसा ही सबसे बड़ी दवा है। इसलिए इस पूरी बातचीत की सबसे बड़ी सीख शायद यही है, बच्चों को बदलने से पहले हमें अपना नजरिया बदलना होगा। उम्मीद है इस गहरी बातचीत ने ये महसूस कराया होगा कि कभी-कभी समस्या उम्र में नहीं, हमारी अपनी सोच और हमारे समाज की बनावट में होती है। इस चर्चा को अंत तक इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।